हेलो साथियों, मैं अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का नमस्ते आईटीआई पे। तो नमस्ते, आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं आरएसी की क्लास। और आरएसी की क्लास इससे पीछे की सीरीज़ चल रही है, तो जो लोग अभी नए हैं इस वीडियो पे, तो इससे पुरानी प्लेलिस्ट सारी वन बाई वन करके क्लास 1 से 1 2 3 4 5 सारी क्लासेस अपलोडेड हैं वीडियो फॉर्मेट में। तो उसको जा करके ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको बेहतर नॉलेज भी मिल पाए और हमारी और आपकी ट्यूनिंग भी अच्छी बन पाए। तो आरएसी ट्रेड के लिए एएलपी का बैच स्टार्ट है। इसके अलावा समय समय पर जो भी परीक्षाएं होंगी उसके लिए बैचेस स्टार्ट रहेंगे। तो एप्लीकेशन आप हमारा इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में आप देखेंगे कि एएलपी का बैच जो चल रहा है उसकी फीस 699 रुपये है। यहाँ पे आपको कंप्लीट ट्रेड थ्योरी सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो मिलेगी, डिटेल लेक्चर मिलेगा, है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हो रहा है, वहाँ पे थ्योरी हो रही है। साथ में आपको नोट्स मिल जाएगी, उस नोट्स को आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। और साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अभी ये जो फीस है इसमें डिस्काउंट की बात करें तो RLY10 ये कूपन कोड आप लगाओगे तो 10% का ऑफ भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो ज्वाइन करिए और पढ़िए, है ना। आते हैं हम लोग अपने सवालों पे। तो सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर में किस प्रकार का एवापोरेटर प्रयोग होता है ना। तो बात चल रही एवापोरेटर की। तो क्या मैं छोटी सी भूमिका आपको बता दूं एवापोरेटर की, जैसा कि मैं अपने हर एक क्लास में करता हूं ऑब्जेक्टिव। तो छोटी सी भूमिका पे आते हैं, बहुत टाइम नहीं लगेगा लेकिन ये बताना ज़रूरी है। इवापोरेटर, इवापोरेटर की हिंदी क्या होती है, वाष्पीकरण करता, वाष्पीकरण करता, है ना। इवापोरेटर क्या होता है, एक कूलिंग डिवाइस है जो आपके रेफ्रिजरेटर में या एसी में जो कूल करने का काम करता है, ठंडा करने का कार्य करता है, वो इवापोरेटर ही करता है। और अगर इवापोरेटर की पोजीशन हम लोग देखें तो कहाँ लगा होता है ये, तो ये लगा होता है आपका एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व चाहे आपकी कैपिलरी ट्यूब भी हो सकती है। एक्सपेंशन वाल्व हम लोग आगे पढ़ेंगे, वहां पे आप जानेंगे कि अलग अलग प्रकार के एक्सपेंशन वाल्व होते हैं, जिसमें ही एक प्रकार आपका कैपिलरी ट्यूब होता है। उसके बाद आपका लगता है इवापोरेटर, इवापोरेटर। फिर आपका क्या लगता है, एक्यूमुलेटर। फिर आपका क्या लगता है, कंप्रेसर। फिर आपका क्या लगता है, कंडेंसर। ये स्थिति है आपके इवापोरेटर की। तो इवापोरेटर के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि इवापोरेटर जो है वो किसके किसके बीच में लगा होता है। तो इवापोरेटर एक्सपेंशन वाल्व और एक्यूमुलेटर या कंप्रेसर के बीच में जो है आपका लगा होता है इवापोरेटर। इवापोरेटर में जब रेफ्रिजरेंट एंटर करता है ना, तो इवापोरेटर आपको पता है यहाँ पे हमने कंडेंसर रखा था, नीचे साइड हमने इवापोरेटर रखा था। तो नीचे मैंने बताया था कि जो नीचे लाइन है इसका मतलब है कि लो टेम्परेचर और लो प्रेशर वाली लाइन है ये। तो हमेशा इवापोरेटर जो काम करता है वो लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पर काम करता है। और जब इवापोरेटर में आपका रेफ्रिजरेंट एंटर करता है उस टाइम पे वो क्या होता है, लिक्विड होता है। लिक्विड यानी कि द्रव होता है। और इवापोरेटर से निकलने के बाद आपका रेफ्रिजरेंट क्या होता है, वेपर फॉर्म में होता है ना। इसके बाद क्या आपका लगा होता है, एक्यूमुलेटर लगा होता है, जो कि वाटर यानी कि लिक्विड पार्टिकल को क्या करता है, रेफ्रिजरेंट से निकालता है, जिससे कि कंप्रेसर में सिर्फ और सिर्फ गैस जा सके, है ना। जिससे कि गैस फॉर्म में ही आपका रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में जा पाए और आपका कंप्रेसर जो है किसी प्रकार से वो खराब ना हो। इवापोरेटर को आप लोग और अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे कूलिंग कॉइल नाम से जानते हैं, कुछ लोग फ्रीजिंग कॉइल के नाम से जानते हैं, कुछ लोग फ्रीजिंग यूनिट के नाम से जानते हैं, है ना। तो इवापोरेटर को अलग अलग नाम से बोला जाता है, जैसे कूलिंग कॉइल, फ्रीजिंग कॉइल, फ्रीजिंग कॉइल, है ना, फ्रीजिंग कॉइल या कूलिंग यूनिट, कूलिंग यूनिट। जो आपका इवापोरेटर होता है ना, वो कैसे काम करता है, वेपराइजेशन पे काम करता है। यानी कि किसी रेफ्रिजरेंट को क्या करता है, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करता है।
वेपराइजेशन पे काम करता है। और वेपराइजेशन किसका करता है? वो किसी न किसी रेफ्रिजरेंट को क्या करता है? वेपराइजेशन करता है। वेपराइजेशन करके क्या देता है आपको? आपको देता है कूलिंग इफेक्ट। थ्योरी में हमने बढ़िया से चर्चा किया था कि भैया इवापोरेटर से कूलिंग इफेक्ट होता ही क्यों है? क्योंकि आपका रेफ्रिजरेंट जो होता है वो नेगेटिव में होता है, -40 होता है, -50 होता है, -160 होता है, -100 होता है। अब जैसे ही इवापोरेटर में पहुंचता है आपका रेफ्रिजरेंट, तो आपके फल हो गया, पानी हो गई, सब्जियां हो गई, ये सब जैसे पानी है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अब एक साइड 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है सामान, एक साइड आपका रेफ्रिजरेंट निकल के आया -100 पे है, तो ऊष्मा क्या हो जाएगी? तुरंत इधर से इधर जाने लगेगी और वहीं पे हमारा क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा आपका ये पानी या फल। इसीलिए कंपार्टमेंट क्या होता है? ठंडा हो जाता है, या आपका रूम क्या है? वो ठंडा होने लगता है, क्योंकि इवापोरेटर ही वो यूनिट है जो कि चाहे एसी में है तो नीचे लगी होती है रूम के अंदर, कंडेंसर आपका बाहर रखा होता है। फ्रिज में भी आप देखेंगे तो अंदर का कंपार्टमेंट जहाँ पे आपका फ्रीजर होता है, जहाँ पे आप आइस वगैरह बनाते हैं, है ना, वहाँ पे क्या होता है? आपका इवापोरेटर लगा होता है। तो बेसिक से इतनी बात हुई। अब इवापोरेटर को हमने अलग अलग प्रकार से क्लासीफाई किया है। यहाँ पे थ्योरी ज़्यादा तो नहीं हो रही है, मैं बहुत ही शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इवापोरेटर क्या होता है? इवापोरेटर को हम लोग अलग अलग प्रकार से क्लासीफाई करते हैं। देखिए, अगर इवापोरेटर को आप लोग अगर पढ़ेंगे ना, तो उसको क्लासीफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन किन किन आधारों पर बांटा गया है? जैसे इंसानों को कुछ लोग बांटते हैं लंबाई के आधार पे, सबसे छोटे लड़के, सबसे बड़े आदमी, है ना, सबसे बड़े व्यक्ति, लंबे व्यक्ति, सबसे पतले लड़के, है ना, स्कूलों में ऐसा बांटा जाता है। और भी आप देखेंगे तो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर अलग अलग प्रकार से हम लोगों को भी बांटा गया है। हालांकि ऐसे बांटना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे इवापोरेटर को अलग अलग आधारों पर बांटा गया है, जिसमें से अगर आप वर्किंग मेथड के आधार पर बांटेंगे, यानी कि इवापोरेटर आपका कार्य कैसे कर रहा है, तो पहला क्लासिफिकेशन आपका क्या हो जाएगा? वर्किंग मेथड। हिंदी में मैंने एप्लीकेशन पे कराया है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में ही लेके चलूंगा, बोल रहा हूँ तो, यानी कि कार्य करने का तरीका। वर्किंग मेथड का मतलब ये हो गया। तो वर्किंग मेथड के आधार पर दो प्रकार से आपके जो है इवापोरेटर होते हैं। एक क्या होता है आपका? फ्लोडेड इवापोरेटर, और एक क्या होता है आपका? ड्राई इवापोरेटर। अब ड्राई इवापोरेटर जो होता है वो 150 टन से कम का आपका जो डिवाइस है उसमें यूज होता है ना। और ये क्या होता है? 150 से अधिक। अगर आपका टन में आपका यूनिट है कोई, तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे? फ्लडेड इवापोरेटर। फ्लडेड इवापोरेटर में बेसिकली होता क्या है कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट से आपकी जो कॉइल होती है या आपका जो इवापोरेटर होता है वो क्या होता है? डूबा रहता है। ये तो हमने बांट दिए भैया वर्किंग मेथड के आधार पर। इसके अलावा हीट ट्रांसफर के आधार पर भी बांटा जाता है ना। हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर के आधार पर अगर आप बांटेंगे, तो हीट ट्रांसफर के आधार पे आप कैसे बांटेंगे? होता तो कन्वेक्शन ही है इवापोरेटर में। आपके रूम में भी क्या है? कन्वेक्शन, चालन, संवहन, विकिरण। ऊष्मा की जो है ट्रांसफर होने के, ऊष्मा के संचरण के 3 विधियां होती हैं, जिसमें से आपको पता है कि जो कंडक्शन होता है, जैसे कि जिसको हम लोग चालन बोलते हैं, वो धातुओं में होता है। अब यहाँ पे आपका रूम है, वहां पे तो एयर है, गैस है। आपका रेफ्रिजरेटर है, वहां पे भी हवा से हो रहा है ना, हीट इधर से उधर जा रही है। तो सारा का सारा काम आपका क्या होगा? कन्वेक्शन से होगा, रेडिएशन से भी नहीं होगा। सारा का सारा काम आपका किससे होगा? कन्वेक्शन से होगा। तो एक होगा आपका नेचुरल कन्वेक्शन, एक क्या होगा आपका? नेचुरल कन्वेक्शन, नेचुरल कन्वेक्शन। और दूसरा क्या होगा आपका? फोर्स कन्वेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन। अब नेचुरल कन्वेक्शन का मतलब ये है कि ऑटोमेटिक खुद ही, क्योंकि ठंडी हवा जो होती है वो नीचे रहती है और गर्म हवा क्या होती है? ऊपर जाती है। इसीलिए आप देखेंगे कि आपके रूम में भी जो इवापोरेटर लगा होता है, यानी कि जो एसी लगी होती है, वो सबसे दीवार के ऊपर लगी होती है। क्यों? क्योंकि ठंडी हवा नीचे आएगी और गर्म हवा नीचे उठ के ऊपर जाएगी, इसलिए आपका पूरा रूम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। उसी प्रकार से फ्रिज में भी आप देखेंगे कि आपका फ्रीजर का जो यूनिट होता है वो सबसे ऊपर होता है, क्योंकि गर्म हवा फिर ऊपर ही उठेगी, तो फिर उससे हीट खींच लेगा इवापोरेटर। तो वो हो जाएगा आपका नेचुरल कन्वेक्शन। अब अगर कोई फैन लगा करके, कोई ब्लोअर लगा करके हीट को क्या किया जाए? ट्रांसफर किया जाए, तो वो हो जाएगा आपका फोर्स कन्वेक्शन। समझ में तो आ रही होंगी चीजें, है ना। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रोसेस के आधार पर, है ना, यानी कि कार्य करने वाले प्रोसेस के आधार पर अगर बांटा जाए, तो वहां पे भी आपका 3 प्रकार का रेफ्रिजरेटर निकल के आता है, निकल के, है ना। यानी कि ऑपरेटिंग प्रोसेस,
ऑपरेटिंग प्रोसेस। बहुत ज़्यादा हो रहा है हमको लग रहा है, आप लोग फिर देखेंगे नहीं, तो बस खत्म कर रहे हैं थोड़ा सा, है ना। तो ऑपरेटिंग प्रोसेस के आधार पे हमने 3 प्रकार से क्लासिफाई किया। आपने सुना होगा फ्रॉस्टिंग रेफ्रिजरेशन, है ना, जैसे कि इवापोरेटर के आसपास, कॉइल के आसपास धीरे धीरे कंपार्टमेंट पे क्या है, हवा तो है ही, हवा के साथ साथ पानी भी है, तो पानी जाकर के कॉइल से क्या होता है, चिपक जाता है, और वो पानी क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। तो वहां पे फ्रॉस्टिंग कहलाती है वो। उसको हटाने के लिए हम लोग डीफ्रॉस्टिंग करते हैं, है ना। और डीफ्रॉस्टिंग यानी कि चाहे आप मैनुअल तरीके से करें, चाहे आपका अब ऑटो डिफ्रॉस्टर रेफ्रिजरेटर भी आता है, चाहे उस तरीके से करें। तो फिलहाल हम जो बांटेंगे वो फ्रॉस्टिंग, फ्रॉस्टिंग इवापोरेटर, डीफ्रॉस्टिंग इवापोरेटर और नॉन फ्रॉस्टिंग इवापोरेटर, नॉन फ्रॉस्टिंग इवापोरेटर। 3 प्रकार से ऐसे बांटेंगे। इसके अलावा हम लोग संरचना के आधार पे भी बांटते हैं, स्ट्रक्चर के आधार पे। कैसे? स्ट्रक्चर के आधार पे, स्ट्रक्चर के आधार पे अगर आप लोग बांटेंगे तो यहां पे भी आप देखेंगे कि 3 प्रकार से आपका इवापोरेटर निकल के आएगा। कौन कौन से निकल के आएगा भाई? बेयर इवापोरेटर निकल के आएगा, उसके अलावा प्लेट इवापोरेटर निकल के आएगा, उसके अलावा आपका फिन इवापोरेटर निकल के आएगा। क्या क्या निकल के आएगा भाई? आपका निकल के आएगा बेयर, बेयर निकल के आएगा, फिन निकल के आ जाएगा। अब जो ये आपका बेयर इवापोरेटर दिख रहा है ना, जो बेयर इवापोरेटर दिख रहा है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ कॉइल लगी होती है इसमें, इसमें किसी भी प्रकार से कोई और पात्र नहीं होता जिसमें बंद किया जाए इवापोरेटर को, है ना। और जो फिन इवापोरेटर आप देख रहे हैं, इसमें पतली 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 फिन लगी होती हैं, जो कि लगभग 1 से 5 फिन जो है 1 सेंटीमीटर में लगी हो सकती हैं आपके फ्रिज में। एसी है तो 5 से 6 या 6 से 7 भी हो सकता है, वहां पे फिन की संख्या बढ़ा दी जाती है। क्लियर है? तो जो फिन वाला जो आपका इवापोरेटर है वो आपके घरेलू कार्यों में, जैसे कि घरेलू कार्यों में आप क्या यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, तो फ्रिज में जो आप यूज करेंगे वो फिन यूज करेंगे। कैसे? एफ से फिन तो एफ से फ्रिज, है ना। तो घरेलू फ्रिज में आप क्या यूज करेंगे? फिन इवापोरेटर यूज करेंगे। इसके अलावा जो आपका प्लेट टाइप इवापोरेटर है, जो आपका प्लेट टाइप इवापोरेटर है, वो भी कहां पे आप यूज करेंगे? वो भी आप घरेलू फ्रिज में यूज करेंगे, है ना। तो सर आप कहेंगे कि प्लेट और फिन में क्या अंतर है? तो फिन वाले का जो उपयोग है वो हम लोग एयर कंडीशनर में भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो विंडो एसी हो, चाहे वो आपका स्प्लिट एसी हो, है ना। चाहे वो आपका विंडो एसी हो, चाहे वो आपका स्प्लिट एसी हो, यहाँ पे भी फिन का आप यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो भी चीजें बताने लायक रहेंगी वो हम ऑब्जेक्टिव में डिस्कस करते रहेंगे। हालांकि यही क्लास आपकी लगभग 15 मिनट की हो गई है, तो शायद ही अब आप लोग आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। फिर भी अगर आप कर रहे हैं तो चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लग रही होंगी, है ना। मैंने बहुत ही फास्ट मोड में आपको चीज़ें बताने की कोशिश की हुई है ना। क्लियर है? चलिए, हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर में किस प्रकार का इवापोरेटर प्रयोग किया जाता है? देखिए, हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर में हमने अभी पीछे इसके बारे में डिस्कस किया कि जो घरों में आपका रेफ्रिजरेटर होता है उसमें किस प्रकार का इवापोरेटर प्रयोग होता है ना। बताया हमने उसमें कि प्लेट टाइप का जो इवापोरेटर होता है वो आपका घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा शेल एंड कॉयल, सेल एंड कॉयल इवापोरेटर आप देख रहे हैं, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग हम लोग करेंगे जो आपका वाटर कूलर होता है ना। वाटर कूलर होता है, तो वाटर कूलर में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक बड़ा सा सेल होता है और इवापोरेटर ही आपका पूरा कॉइल के रूप में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। और इसी में हमारा पानी, जो पानी हमको ठंडा करना है, ये कॉइल, आपने पानी गर्म करने के लिए कॉइल लिया होगा, बजाज का लिया होगा, उषा का लिया होगा, उसी प्रकार से होता है ठंडा करने के लिए। उस कॉइल में ही क्या है, हम उस पानी को डुबा देते हैं जिसको हमको ठंडा करना होता है। क्लियर है भाई? है ना? क्लियर है? चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है जो है इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया कि सेल एंड कॉइल टाइप का जो इवापोरेटर होता है वो आपका पानी जहां पे ठंडा करना है वहां पे भी आप यूज कर सकते हैं, लाइक वाटर कूलर। क्लियर है? आगे बढ़ें, इंग्लिश वाला पढ़ना क्या जरूरी है? विच टाइप ऑफ इवापोरेटर इज यूज्ड इन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर? तो प्लेट टाइप इवापोरेटर आप लोग हाउस होल्ड में यूज करोगे। आगे बढ़ा जाए, किसी इवापोरेटर को विस्तारित सतह यानी कि एक्सटेंडेड सरफेस इवापोरेटर के रूप में जाना जाता है। तो ऐसा कौन सा इवापोरेटर है जिसमें हम लोग एक्सटेंडेड सरफेस लगाते हैं? आपने इंजन देखा है बाइक का, इंजन आपने बाइक का बेशक देखा होगा, उसमें आपने देखा है कि इंजन के बाहर पतली 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 क्या होती हैं, फिन लगी होती हैं व्हाइट कलर से। आपने देखा होगा इंजन आपका इतना ही बड़ा है लेकिन ऐसे ऐसे फिन लगी होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उसका एरिया बढ़ जाए, और एरिया बढ़ जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हवा इसके संपर्क में आ पाएगी और आपका इंजन क्या हो पाएगा, ठंडा हो पाएगा। क्लियर है?
ठंडा हो पाएगा। तो वही कह रहा है कि एक्सटेंडेड सरफेस किस में लगी होगी, तो इवापोरेटर ट्यूब में लगी होगी, फिन्ड इवापोरेटर या बेयर ट्यूब इवापोरेटर या कूल्ड स्टेक, तो फिन्ड वाले में, है ना। इसको हम लोग फिन बोलते ही हैं। और जो फिन होती है आपकी, अगर आपका फ्रिज है, तो 1 से 5 फिन पर सेंटीमीटर, 1 से 5 फिन जो है आपका पर सेंटीमीटर में लगा होता है ना, यानी कि एरिया है ये, जाहिर सी बात है ना। उसके बाद अगर आपका कोई एसी है, तो उसमें लगभग 5 से 7 फिन पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगा होता है। क्लियर है, यानी कि एरिया है ये, तो 1 सेंटीमीटर है ना स्क्वायर में लगभग 5 से 7 आपकी एसी है। एसी में आपके ज़्यादा फिन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा एरिया को ठंडा करना होता है। आपके इवापोरेटर आपके रूम को पूरा ठंडा कर रहा है, और फ्रिज क्या है, छोटे से कंपार्टमेंट को ठंडा कर रहा है। सिंपल सी बात है यार, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, बी नंबर सही हो जाएगा, फिन्ड इवापोरेटर। लगता है आज ज़्यादा क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो। अच्छा, स्ट्रेंथ तो आप लोग बढ़ा नहीं रहे हो कि मैं लाइव आपसे इंटरेक्ट कर पाऊँ। अब लाइव में क्या रहेगा कि मैं आप क्या कह रहे हैं वो भी मैं समझ पाऊँगा, आप क्या पूछ रहे हैं वो भी मैं जान पाऊँगा। यहाँ मैं बस सामने बोले जा रहा हूँ। तो प्लीज़ शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर लंबे समय तक बने रहेंगे, देखेंगे, स्पीड बढ़ा करके ही देखेंगे, तब भी जो है आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन पूरी की पूरी वीडियो देखें आप लोग। फिर क्या कह रहा है, विंडो एसी में इवापोरेटर में प्रवेश करने वाले रेफ्रिजरेंट की मात्रा मीटर किस उपकरण से होती है। कह रहा है कि इवापोरेटर से पहले क्या लगा होता है, एक्सपेंशन वाल्व। देखिए वो जो हमने आरेख बताया वो आपको काम करेगा। एक्सपेंशन वाल्व के बाद क्या लगा होता है आपका, इवापोरेटर लगा होता है। उसके बाद क्या लगा होता है आपका, कंप्रेसर लगा होता है। हाँ ठीक है, इवापोरेटर और कंप्रेसर के बीच में छोटी छोटी डिवाइसें और लगी होती हैं, है ना, जैसे कि एक्यूमुलेटर लगा होता है, ड्रायर्स लगा होता है ना, जिसको हम लोग डिहाइड्रेटर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन एक्सपेंशन के बाद इवापोरेटर और इवापोरेटर के बाद कंप्रेसर। तो इवापोरेटर को कितने रेफ्रिजरेंट की आवश्यकता है, ये कौन डिसाइड करता है, ये एक्सपेंशन वाल्व डिसाइड करता है। तो एक्सपेंशन वाल्व आपको ढूंढना है ऑप्शन में। तो एक्यूमुलेटर नहीं, एक्यूमुलेटर तो उधर चला गया। केसिका नली हो सकता है ऑप्शन में। हीट एक्सचेंजर, तो हीट एक्सचेंजर तो इवापोरेटर ही है, ध्यान रखिएगा। इवापोरेटर और कंडेंसर दोनों डिवाइसें हीट एक्सचेंजर डिवाइसें हैं, है ना, यानी कि ऊष्मा या तो देती हैं या तो ऊष्मा खींचती हैं। उसके बाद फिन्ड ट्यूब कंडेंसर नहीं, इसका जो केसिका नली ऑप्शन है वो एक प्रकार का एक्सपेंशन वाल्व है, एक्सपेंशन डिवाइस है ना। अब देखिए इवापोरेटर के आपको कम दाब चाहिए होता है, प्रेशर कम चाहिए होता है, और कंडेंसर कहाँ होता है, बहुत ही ऊंचे दाब पर रेफ्रिजरेंट को निकालता है। तो दाब को कम करने के लिए, प्रेशर को कम करने के लिए बहुत सारी कॉइलों को क्या करते हैं हम लोग, है ना। और ये कॉइलें किसकी बनी होती हैं, कॉपर या स्टील की बनी होती हैं। तो इन कॉइलों को क्या करते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा घुमावदार बना करके, जब बहुत ज़्यादा मोड़ हो जाएगा, आपको अगर कहीं जाना है सीधे और हम आपको 10 मोड़ आपको बताएं, तो आप हताश हो जाएंगे, आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आपका जो जोश है वो भी ठंडा हो जाएगा। इसी प्रकार से रेफ्रिजरेंट को हम लोग क्या करते हैं, भरमा देते हैं रास्ते में, जिससे कि क्या हो जाता है, उसका प्रेशर कम हो जाता है। और ये डिसाइड कि कितना मात्रा में जाना है वो एक्सपेंशन वाल्व से ही होता है। एक्सपेंशन वाल्व भी जो है, केसिका नली भी जो है एक्सपेंशन वाल्व का ही एक प्रकार है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ें। फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में इवापोरेटर के फिन्स और ट्यूबें के बीच बर्फ का संचय का कारण क्या है। कह रहा है कि फ्रॉस्ट फ्री आपके पास एक रेफ्रिजरेटर है, उसमें इवापोरेटर के फिन और ट्यूब के बीच में, अब इवापोरेटर और फिन के ट्यूब के बीच में क्या हो रहा है, बर्फ जम जा रही है। अच्छा, बर्फ जम जा रही है, इसका मतलब क्या है कि फ्रॉस्टिंग हो जा रही है। क्यों हो जा रही है, रेफ्रिजरेंट की कमी के कारण, रेफ्रिजरेंट का ओवरचार्ज होना, दोषपूर्ण फैन मोटर। बिल्कुल सही कह रहा है, दोषपूर्ण फैन मोटर। अगर मोटर जो चल रही है, पंखा जो फैन जो चल रहा है, अगर वो बंद हो जाएगा, नहीं चलेगा, क्योंकि इसका काम ही है कि जो यहाँ पे वाटर वेपर इकट्ठे हो रहे हैं आपके इवापोरेटर कॉइल पे, वो फंसे ना, वहां से हट जाए। फैन का काम ही यही है। और जब रुका, जहाँ वाटर वेपर थोड़ी देर भी रुक जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और ठंडा तो है ही, वो बर्फ बनाने लग जाएगा। हवा में वाटर वेपर होता ही है। तो क्या हो जाएगा, इसका मेन कारण क्या हो जाएगा, फॉल्टी फैन मोटर। क्लियर है दोस्त, किसी प्रकार की कोई समस्या। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि विंडो एयर कंडीशनर में किस प्रकार का इवापोरेटर प्रयोग किया जाता है। पीछे हमने क्लासिफिकेशन में बताया था कि आपका एसी होगा, वहां पे किस प्रकार का रेफ्रिजरेटर यूज करेंगे। तो जहां भी आपका एसी दिखे, आपको फिन ढूंढना है, फिन टाइप, बेयर, प्लेट। प्लेट आपका कहाँ यूज होता है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में, है ना,
घरेलू रेफ्रिजरेटर में, और फिन और ट्यूब टाइप, है ना, फिन और ट्यूब टाइप जो है आपका कहाँ पे यूज होगा, विंडो एयर कंडीशनर में यूज होगा, है ना, कहाँ यूज होगा आपका, विंडो एयर कंडीशनर में यूज होगा। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। इवोपरेटर में रेफ्रिजरेंट का भौतिक परिवर्तन होता है, इवोपरेटर में रेफ्रिजरेंट का भौतिक परिवर्तन होता है। बगल में आपके और भी सर बैठे हुए हैं तो हमको दिखा रहे हैं कि कितने जो है तेजी से आपके सर पढ़ रहे हैं, फॉलोअर्स, बहुत अच्छी बात है। मैं बार बार नीचे देख रहा हूँ इसीलिए ठीक है, सही है सर। तो इवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट का भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन का मतलब यह है कि उसमें क्या फेज चेंजेस हो रहे हैं। अभी हमने बताया स्टार्टिंग में कि जब भी इवापोरेटर में घुसेगा भैया आपका क्या रेफ्रिजरेंट, वो पहले क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। जैसे ही यहाँ पे एंटर करेगा तो रहेगा माइनस में टेम्परेचर, आसपास फल सब्जियां देखेगा कि अरे तो प्लस में है, तो तुरंत पैसा लेना इससे शुरू कर देगा। जिसके पास कुछ नहीं है, जेब खाली है, उधार पे चल रहा है, उसका कोई ऐसा दोस्त मिले उसको जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए हो, तुरंत उससे मांगना और लेना शुरू कर देगा। सेम वही कंडीशन है कि नेगेटिव में है टेम्परेचर आपके लिक्विड का, और ये गया जैसे ही यहाँ पे फल सब्जियाँ आदि मिली, ये क्या हो गया, यहाँ से वेपराइज हो जाएगा, और जैसे ही टेम्परेचर इसको बहुत ज़्यादा हीट मिलेगी, इस क्या हो जाएगा, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि क्या चेंजेस होता है, तो बताइए, तरल से ठोस में क्या कन्वर्ट होता है, नहीं, बिल्कुल गलत। वाष्प को ठोस में कन्वर्ट करता है, नहीं। तरल से वाष्प में, बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। आगे बढ़ें, इवापोरेटर की सतह पर बर्फ के संचय की प्रक्रिया क्या कहलाती है। वही पीछे वाली बात जो भी हमने आपको बताया कि इवापोरेटर के सतह पर अगर बर्फ जम जा रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रॉस्टिंग, है ना, फ्रॉस्टिंग। और उस बर्फ को हटाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, उसको बोलते हैं डीफ्रॉस्टिंग, उसको क्या बोलते हैं, डीफ्रॉस्टिंग। अब डीफ्रॉस्टिंग करने के कई सारे मेथड हो सकते हैं, चाहे आप हीटिंग कॉइल चला दो वहाँ पे, चाहे आप वहाँ पे फैन चला दो, चाहे आप कंप्रेसर को 2-4 घंटे के लिए बंद कर दो, जिससे कि वहाँ की जो बर्फ है वो मेल्ट हो जाए, गल जाए। क्लियर है भाई, क्लियर है यहाँ तक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रॉस्टिंग बोलेंगे। द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ आइस ऑन द सरफेस ऑफ द इवापोरेटर इज कॉल्ड फ्रॉस्टिंग, है ना। और फ्रॉस्टिंग को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं, डीफ्रॉस्टिंग करते हैं। तो डीफ्रॉस्टिंग क्लिक करके मत आ जाना, ठीक है। आगे बढ़े, क्यों एयर कंडीशनर के इवापोरेटर में प्रति इंच अधिक फिन्स लगे होते हैं। पीछे तो बताया कितने लगे होते हैं, लगभग 6 से 7, है ना, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 से 7 फिन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगा होता है। नॉर्मल रेफ्रिजरेटर है तो 1 फिन, 2 फिन, 3 फिन, 4 फिन्स तक लगा हो सकता है। लेकिन एसी है तो आपको ज़्यादा फिन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ाना है। तो वायु संपर्क बढ़ाने के लिए, पानी टपकने से बढ़ाने के लिए तो भैया गलत हो जाएगा, हवा का संचार कम करने के लिए गलत हो जाएगा, अधिक बर्फ का उत्पादन करने के लिए गलत हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमको समझ में आ रहा है वो क्या है, वायु का संपर्क बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज एयर कांटेक्ट, क्योंकि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा एयर कांटेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, चलो भैया बहुत जल्दी कर रहे हैं, थोड़ा सा भूमिका स्टार्टिंग की अगर ज़्यादा हो गई हो, है ना, तो कमेंट कर देना आप लोग। अगली बार से मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव कराऊंगा और थ्योरी तो मैं एप्लीकेशन पे करा ही रहा हूँ। विंडो एसी इवापोरेटर फ्रॉस्ट में क्यों जम जाता है। ये क्या कह रहा है कि विंडो एसी इवापोरेटर फ्रॉस्ट में क्यों जम जाती है। रेफ्रिजरेंट के ओवर चार्ज होने के कारण, रेफ्रिजरेंट के कम चार्ज होने के कारण, केसिका ट्यूब की चोकिंग होने के कारण, एयर फिल्टर अवरुद्ध होने के कारण। तो एयर फिल्टर अगर आपका अवरुद्ध हो जाएगा तो विंडो एसी में इवापोरेटर क्या हो जाएगी, फ्रॉस्ट हो जाएगी, है ना। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था बट आंसर से समझ में आ गया है चीज़ें, ठीक है। चलिए, विंडो एसी में इवापोरेटर कॉइल पर अत्यधिक ठंड होने का कारण क्या है। कह रहा है कि विंडो एसी है उसमें इवापोरेटर कॉइल है, वो बहुत अधिक ठंड कैसे हो जाती है। इवापोरेटर फिन का धूल से अवरुद्ध ना होना, तेज गति से घूमता हुआ ब्लोअर, एयर फिल्टर का पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाना, इवापोरेटर में अधिक वायु का परिसंचरण हो जाना, है ना। तो कैसे, व्हाट इज द रीजन फॉर एक्सेसिव कोल्ड ऑन द इवापोरेटर
कॉइल इन विंडो एसी। विंडो एसी में इवापोरेटर कॉइल जो है वो सबसे ज़्यादा क्यों हो जाता है, सबसे ज़्यादा ठंडा क्यों हो जाता है, आपको ये बताना है। तो क्या होता है भैया, एयर फिल्टर अगर क्या कह रहा है, विंडो एसी में इवापोरेटर की कॉइल पर यदि ज़्यादा ठंड हो जाए, समझ रहे हैं, यानी कि कॉइल से बाहर जा ही ना पाए ठंड की, वहीं कॉइल पे ही बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए, तो व्हाट इज द रीजन ऑफ कॉइल इन इवापोरेटर कोल्ड। तो इवापोरेटर कब होगा कोल्ड, जब यहां की जो हीट है ना वो बाहर ना निकल पाए, बाहर ना निकल पाए। और बाहर कब नहीं निकल पाएगी, जब इसको कोई रोकेगा। रोकेगा कौन, आसपास का जो एयर है वहां से वाटर क्या होगा, वाटर पार्टिकल आएगा और यहाँ पे जम जाएगा और उसको हटाने के लिए आपका फैन जो है वो नहीं चलेगा, तो बहुत ज़्यादा तेजी से क्या होगा, पूरी तरह से कवर कर लेगा और ज़्यादा ज़्यादा ये ठंडा हो जाएगा, बाहर नहीं ठंडा होगा, सिर्फ इवापोरेटर कॉइल ही ठंडी हो जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा, एयर फिल्टर का पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाना। अगर एयर फिल्टर पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगा तो हो जाएगी भैया समस्या। क्लियर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। फिल्टर ड्रायर घटक पर तीर के निशान से कौन सा संकेत मिलता है, शायद किसी फिगर की तरफ इंडिकेशन कर रहा है, परंतु सवाल पूछा जा रहा है आपका फिल्टर ड्रायर से, तो फिल्टर ड्रायर होता क्या है। फिल्टर ड्रायर को हम लोग डिहाइड्रेटर के नाम से भी जानते हैं, डिहाइड्रेटर के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले समझिए कि आपका फिल्टर ड्रायर लगा कहाँ होता है। ठीक है, एक बहुत ही छोटा सा फिगर बनाएंगे। यहाँ पे होता है आपका इवापोरेटर, यहाँ पे क्या होता है आपका एक्सपेंशन वाल्व, यहाँ पे क्या होता है कंडेंसर, और यहाँ पे क्या होता है कंप्रेसर। आपको पता है कि कंडेंसर से निकलने के बाद रेफ्रिजरेंट, पीछे की क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कंडेंसर से निकलने के बाद यहाँ पे लगा होता है कि रिसीवर, क्या लगा होता है रिसीवर। रिसीवर के बाद आता है एक्सपेंशन वाल्व, से एक्सपेंशन वाल्व से जाता है इवापोरेटर में, इवापोरेटर में जाने के बाद वो निकल करके कहाँ जाता है, एक्यूमुलेटर में जाता है। एक्यूमुलेटर में जाता है। एक्यूमुलेटर में जाने का मतलब ये है कि जितने भी वाटर पार्टिकल हैं उनको क्या करे, खींच ले और बाहर क्या भेजे, सिर्फ और सिर्फ आपकी गैस भेजे, क्योंकि कंप्रेसर को सिर्फ गैस चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ पार्टिकल क्या होते हैं, फिर भी कुछ पार्टिकल नमी युक्त रहते हैं, यानी कि हल्की सी नमी उसमें बच जाती है, उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, ड्रायर लगाते हैं, ड्रायर लगाते हैं या डिहाइड्रेटर लगाते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि वहां से जो भी नमी है उसको सुखा दे और फिर कंप्रेसर को भेजे। ये होता है आपका फिल्टर ड्रायर। ये क्या कह रहा है कि तीर का निशान लगा हुआ है, तीर का निशान यानी कि अब यही है, इसमें तीर का निशान ऐसे लगा होता है पूरा, तो इसका मतलब क्या है, ये रेफ्रिजरेंट के प्रवाह की दिशा बता रहा है कि रेफ्रिजरेंट पहले एक्सपेंशन वाल्व से इवापोरेटर में जाता है, इवापोरेटर वाल्व से एक्यूमुलेटर में जाता है, तीर का निशान यही तो बताएगा। तो क्या बता रहा है, रेफ्रिजरेंट की दिशा बता रहा है, तो ढूंढ लीजिए। हवा की दिशा नहीं, केसिका ट्यूब की स्थिति नहीं, रेफ्रिजरेंट की दिशा सही, डिस्कनेक्ट फिल्टर की व्यवस्था नहीं। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा सी, फ्लो डायरेक्शन ऑफ द रेफ्रिजरेंट। ड्राई एक्सपेंशन इवापोरेटर के आउटलेट पर रेफ्रिजरेंट की स्थिति क्या होती है, रेफ्रिजरेंट की स्थिति क्या होती है। इवापोरेटर यहां से आता है लिक्विड, लिक्विड है ना, यहां से क्या आता है आपका लिक्विड आता है, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, ऐसे लिक्विड एंटर किया, इवापोरेटर से क्या निकलता है आपका वेपर। अब ड्राई है तो सिर्फ और सिर्फ वेपर निकलेगा, केवल और केवल वाष्प निकलेगा। फ्लडेड होता तो थोड़ी बहुत नमी भी निकल सकती थी, लेकिन यहां से क्या निकलेगा, वेपर निकलेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, पढ़ा चुका हूं पीछे है ना, ओनली वेपर। आगे बढ़े, इवापोरेशन के दौरान किस तरह की गर्मी अवशोषित की जाती है। तो देखिए इवापोरेटर जो होता है ना वो आपकी, देखिए हीट जो है आपकी एक तो संवेदी होती है लाइक सेंसिबल, और एक क्या होती है आपकी लेटेंट। तो सेंसिबल का मतलब ये होता है, क्लास नंबर 5, सेंसिबल का मतलब ये होता है जिससे कि आपका टेम्परेचर बढ़े, ऐसी हीट जो आपका तापमान बढ़ाए। और लेटेंट, लेटेंट का मतलब क्या होता है, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा का मतलब क्या है, जो कि आपका फेज चेंज करे। फेज चेंज का मतलब क्या है, लिक्विड से आपका गैस बना दे, गैस से आपका सॉलिड बना दे, या सॉलिड से आपका फिर लिक्विड बना दे, वो क्या हो जाती है आपकी
लेटेंट हीट हो जाती है। तो आप बताओ, इवापोरेटर में घुसता तो लिक्विड है और निकलता उधर से वेपर है, तो क्या कर रहा है वो लेटेंट हीट है ना, वो गुप्त ऊष्मा है। तो वही कह रहा है कि वो कौन सी ऊष्मा जो होती है गर्मी अवशोषित करती है, तो वो क्या है, आपकी गुप्त ऊष्मा है मेरे दोस्त। लेटेंट हीट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आशा करता हूं कि चीजें समझ में आ रही होंगी। क्लियर है, आगे बढ़े। शुद्ध पानी का पीएच वैल्यू फालतू क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्प्लिट एयर कंडीशनर में किस प्रकार के इवापोरेटर का प्रयोग किया जाता है ना। स्प्लिट, तो एयर कंडीशनर की बात कर दिया तो फिन और ट्यूब आपको ढूंढना है ना। फिन और ट्यूब, एसी में क्या यूज करोगे आप लोग, फिन और ट्यूब यूज करोगे, है ना। देखिए प्लेट टाइप, प्लेट और ट्यूब कहाँ यूज करोगे आप लोग, घरेलू फ्रिज में यूज करोगे, है ना, घरेलू फ्रिज में यूज करोगे। क्लियर है, आगे बढ़े। अगर कॉइल होता है यहीं पे, कॉइल होता तो वो कहाँ पे लगता है दोस्त, वो लगता है वाटर कूलर में। अरे वो कॉइल तो आपने देखा होगा ना, जो पानी गर्म करने के लिए हम लोग बाल्टी में डालते हैं, वही है भैया। कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है, वो गर्म है, ये ठंडा है। फ्रॉस्टिंग प्रकार के इवापोरेटर की परिचालन स्थिति क्या होती है। फ्रॉस्टिंग कब होती है, जब वाटर वेपर बर्फ बन जाए इवापोरेटर के आसपास। और बर्फ कब बनता है, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो टेम्परेचर, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, जाहिर सी बात है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ढूंढिए, 0 से नीचे ढूंढिए। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन क्या है, फ़ारेनहाइट और केल्विन में है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सेंटीग्रेड का जो 0 होता है वो बराबर होता है 32 फ़ारेनहाइट के, है ना, 32 फ़ारेनहाइट के या 273 केल्विन के, है ना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोले या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोले या 273 केल्विन बोले या आपका 0 र्यूमर बोले, है ना, ये आपका क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। वहीं पे हम बात करें 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है आपका 212 फ़ारेनहाइट, 373 केल्विन और 80 र्यूमर। क्लास नंबर 5 बताया था ना ये। तो अब ढूंढिए, हमको 0 से नीचे आना है, तो 0 से नीचे ऑप्शन में फ़ारेनहाइट का विकल्प दिख रहा है ना। केल्विन का जो विकल्प है 273, ठीक है 0 के तो बराबर है, लेकिन ये ऊपर की बात कर रहा है, इसलिए हमने इसको गलत कर दिया। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये 32 के बराबर है, यहाँ पे आप देखेंगे 32 से नीचे, नीचे वाला है, ऊपर वाला नहीं। 32 से नीचे जाएंगे तो हमारी पानी बर्फ बनना शुरू होगी ना, 0 से बनना बर्फ स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन इसलिए सही होगा। ये हमने बताने की कोशिश की है, बाकी थ्योरी में हमने पढ़ाया है। प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा, वहां से चीजें आपकी क्लियर होंगी, एक बार देखिएगा जरूर। डायरेक्ट एक्सपेंशन इवापोरेटर को फ्लडेड प्रकार के इवापोरेटर के लिए क्यों पसंद किया जाता है ना। तो ऑयल रिसर्कुलेशन की वजह से, ये डिटेल में पढ़ाया हूं एप्लीकेशन पे, है ना, ऑयल रिसर्कुलेशन की वजह से। आगे बढ़े। रेफ्रिजरेशन प्रणाली में इवापोरेटर का उपयोग क्या है। रेफ्रिजरेशन प्रणाली में इवापोरेटर क्या करता है, ठंडा करने का काम करता है ना। और रेफ्रिजरेंट का क्या करता है, वाष्पीकरण करता है, वेपराइजेशन पे काम करता है। भूमिका में बताया पीछे, है ना, वेपराइजेशन पे काम कर रहा है। वेपराइजेशन पे काम क्या करता है आपका, इवापोरेटर काम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़े। इवापोरेटर का अन्य नाम भूमिका में बताया था शुरुआत में, कूलिंग कॉइल बोले, फ्रीजिंग कॉइल बोले, फ्रीजिंग यूनिट बोले, कुछ भी बोले, आपका क्या है, इवापोरेटर है। वेपराइजेशन पे काम करता है। किसके किसके बीच में लगा होता है, ये भी सवाल पूछे तो ये भी हमने आपको बताया था या नहीं। चलिए ठीक है, कितने मिनट की हुई है क्लास, ओके 30 मिनट लगभग, ठीक है। आगे बढ़े, ये हो गया। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। रेफ्रिजरेशन प्रणाली में इवापोरेटर लगाया जाता है, फिर से वही सवाल, बार बार वही सवाल। रेफ्रिजरेशन प्रणाली में इवापोरेटर कहाँ लगा होता है, फिर से देखिए मैं बता रहा हूँ। एक्सपेंशन वाल्व के बाद आपका लगा होता है इवापोरेटर, फिर उसके बाद लगा होता है कंप्रेसर। तो ढूंढ लीजिए, एक्सपेंशन वाल्व से पहले नहीं, एक्सपेंशन वाल्व के बाद, हाँ एक्सपेंशन वाल्व के बाद ही लगा होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, है ना।
और देख लीजिए कंडेंसर से पहले तो कंप्रेसर लगा होता है, कंप्रेसर के बाद तो कंडेंसर लगा होता है ना। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कूलिंग करने वाला अवयव क्या है, तो कूलिंग करने वाला अवयव इवापोरेटर है ना। एक्यूमुलेटर क्या है, कंप्रेसर क्या है, कंडेंसर क्या है, सब पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग। आगे बढ़े, इवापोरेटर में से किस अवस्था में रेफ्रिजरेंट बाहर निकलता है। बताया था ना, ये जो नीचे वाली लाइन होती है, नीचे है इसका मतलब लो टेम्परेचर और लो प्रेशर, लो टेम्परेचर और लो प्रेशर। और रेफ्रिजरेंट से जब आपका रेफ्रिजरेंट निकलता है इवापोरेटर से, तो वो रहता है वेपर, और जब एंटर करता है तो वो क्या रहता है, लिक्विड रहता है, यानी कि द्रव रहता है। तो द्रव से वाष्प में बदलता है, वो भी निम्न दाब पर, है ना। तो देखिए निम्न दाब वाला आंसर सही होगा, उच्च वाला काट दीजिए, उच्च वाला काट दीजिए, निम्न निम्न वाला सही होगा, है ना। तो क्या कह रहा है, निम्न दाब और निम्न ताप वाष्प, है ना, वाष्प निकलने की बाद की बात कर रहा है, बाहर निकलता है तो ये वाष्प निकलता है। निम्न दाब और निम्न ताप ये भी इसमें है, लेकिन इसमें द्रव आ गया, इसलिए ये गलत हो गया, ऑप्शन सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर वेपर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, फ्लडेड इवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट के स्तर को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो फ्लडेड इवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट के स्तर को नियंत्रित करने के लिए जो हम लोग लगाते हैं, वो लगाते हैं क्या, फ्लोट वाल्व। फ्लोट वाल्व लगा होता है, जो आपके पेट्रोल टैंक में भी लगा होता है बाइक के, है ना। और फ्लोट वाल्व का कोई अच्छा खासा एग्जांपल तो हमको नहीं दिख रहा है, लगा होता है आपके पेट्रोल टैंक में ही लगा होता है, बाइक से आप ज़्यादा अच्छा रिलेट कर पाते हैं। वही बताता है ना। आपने प्लस देखा होगा, टॉयलेट का कभी खराब हुआ होगा तो वहाँ पे भी एक गोला कलर से फ्लोटिंग वाल्व लगा होता है, जो कि पानी के साथ साथ ऊपर आता रहता है, और जैसे ही पानी अपने लिमिट तक पहुँचता है और फट से आपका क्या होता है, फ्लोटिंग बंद हो जाती है और आपका पानी की सप्लाई रुक जाता है। हो सकता है देखा होगा आपने। तो ये क्या लगा होता है, इसमें फ्लोटिंग वाल्व लगा होता है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्न चित्र में किस प्रकार का इवापोरेटर दर्शाया गया है, चित्र चित्र चित्र, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट ही भरा हुआ है, इसका मतलब है कि फ्लडेड टाइप का है ना। अगर ड्राई होता तो ये सूखा रहता, तो फ्लडेड इवापोरेटर है ये। ए ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है ना। ए ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है, फ्लडेड इवापोरेटर इसमें लगा हुआ है। आगे बढ़े हम लोग, निम्न कथनों पर विचार करिए। कुछ सूचियां दी हुई हैं, इनके बारे में आपको समझना है। कथन क्या है आपका, ड्राई एक्सपेंशन में जब इवापोरेटर पर लोड कम होता है तो द्रव की अधिक मात्रा, ना 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 ना, गलत हो गया भाई ये। जब एक्सपेंशन हो रहा है आपका और इवापोरेटर पे लोड कम है, तो द्रव की मात्रा भी क्या है, कम ही प्रवाहित करना है, अधिक क्यों देना, हमने पढ़ा है डिटेल में थ्योरी में, है ना। तो ये कथन तो गलत हो गया है, आगे देखते हैं। परंतु जब इवापोरेटर पर लोड अधिक होता है तो द्रव की मात्रा, सब उलट पुलट कर रहा है, ये गलत है इसका दोनों ऑप्शन। तो दोनों ऑप्शन में गलत है ये, है ना, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर रॉन्ग, क्लियर। प्लेट टाइप इवापोरेटर का उपयोग कहाँ करेंगे, तो प्लेट टाइप इवापोरेटर का उपयोग यूज करते हैं हम लोग घरेलू रेफ्रिजरेटर में। कहाँ यूज करते हैं, घरेलू रेफ्रिजरेटर में आप जो यूज करोगे वो यूज करोगे आप लोग प्लेट टाइप इवापोरेटर, है ना। तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, फिन्ड कॉइल इवापोरेटर की फिन्स किस धातु की बनाई जाती है ना। तो एल्युमिनियम की भी हो सकती है और कॉपर की भी हो सकती है। क्यों एल्युमिनियम कॉपर की ही, क्यों, क्योंकि कि अच्छा जो है ये कंडक्टर है हीट का, उष्मा का, साथ में विद्युत का भी है, लेकिन आपका इजीली अवेलेबल भी है, और साथ में क्या करता है ये, अच्छा हीट का ट्रांसफर करता है, और वही तो चाहिए हमको। तो ये क्या है इसका, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, है ना। अगर डी ऑप्शन नीचे दिया है तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, निम्न कथनों पर विचार करें। फ्रॉस्टिंग टाइप ऑपरेटर का प्रयोग कोल्ड स्टोरेज तथा कम तापमान वाले स्थानों पर किया जाता है, बिल्कुल सही बात कह रहा है ये। नॉन फ्रॉस्टिंग इवापोरेटर का उपयोग सदैव 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर किया जाता है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। देखिए नॉन फ्रॉस्टिंग जो इवापोरेटर होता है उसका 0 से कम अधिक पे हम लोग इसलिए करते हैं कि तब तो बर्फ वैसे भी नहीं जमनी है, तो हमको क्यों फ्रॉस्टिंग वाला इवापोरेटर लगाना, है ना। तो वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, वहां पे हम लोग यूज करेंगे नॉन फ्रॉस्टिंग। हमको फ्रॉस्टिंग की कोई जरूरत नहीं है। फ्रॉस्टिंग की जरूरत कब पड़ती है, जब आसपास बर्फ जम जाए, और बर्फ कब जमती है, जब 0 या 0 से नीचे हो। अब ये तो कह रहा है कि 0 से ऊपर ही है टेम्परेचर, तो ये भी सही है और इसका ये भी सही है। तो इसका दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक भी सही हो जाएगा, दो भी सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर
करेक्ट हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है ना। आगे फिर से क्वेश्चन की सीरीज आपकी खत्म हो गई है। आपके इवापोरेटर की थ्योरी हमने बहुत बेहतरीन तरीके से कराई है, तो जम करके जाइए, डट करके जाइए, ज्वाइन करिए, पढ़िए। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है 7800366021। व्हाट्सएप करेंगे तब ज़्यादा बेटर मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। कॉल्स नहीं उठती हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं, परेशान हो चुका हूं मैं, है ना। और ये फीस है 699। डिस्काउंट की बात करें तो RLY10 ये कूपन कोड है, ये आप अप्लाई करोगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बस इसी के साथ इस क्लास को, इस वीडियो को कहना उचित नहीं है, ये क्लास ही है, तो इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं। आशा और उम्मीद है कि अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करेंगे, जिससे कि आगे की क्लासेस में हम आपसे लाइव जुड़ पाएं और ये समझ पाएं कि आपके मन में क्या है और आपके क्या सवाल हैं, उसको भी साथ में इंक्लूड कर पाएं। धन्यवाद।